एक तरफ ईरान के खिलाफ छेड़ी गई जंग जब थमती दिख रही है, तो वहीं दुनिया के दूसरे कोने में एक नई जंग का आगाज़ हो रहा है। उसकी पटकथा लिखी जा रही है। 25 अप्रैल 2026 को अफ्रीकी देश माली की रक्षा मंत्री सादियो कामारा की हत्या कर दी गई है। मिलिट्री के कई अधिकारियों को भी टारगेट किया गया है। उस रोज़ माली के कम से कम 5 शहरों पर हमले हुए हैं और ज़्यादातर हमले मिलिट्री से जुड़े ठिकानों और इमारतों पर ही हुए हैं, क्योंकि उसकी एक वजह यह भी है कि इस समय माली में मिलिट्री हुंटा की सरकार चल रही है। 2020 में मिलिट्री कू के बाद ही सादियो कामारा को रक्षा मंत्री बनाया गया था। कामारा ने अपने पद पर रहते हुए आतंकवाद और अलगाववाद दोनों से डटकर लड़ाई की। 25 अप्रैल को जिस समय उन पर हमला हुआ, उस समय उनकी दूसरी पत्नी और 2 पोते भी वहां मौजूद थे। हमलों में उन तीनों की भी जान चली गई। हमले की जिम्मेदारी 2 संगठनों ने ली है, जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुस्लिमीन और अज़ावत लिबरेशन फ्रंट। नुसरत अल इस्लाम अल कायदा से जुड़ा एक संगठन है। इसका मकसद है देश भर में अपने हिसाब से शरिया कानून लगाना, और अज़ावत फ्रंट में तुआरेग विद्रोही हैं जिनकी लड़ाई अपनी ज़मीन, अपनी पहचान और अपने अलग इलाके के लिए है। दोनों के रास्ते अलग, सोच अलग, लेकिन दुश्मन एक, माली की सरकार। दोनों ने मिलकर प्लानिंग की और हमला किया। यहाँ 2 खतरनाक संगठनों का मिलन हुआ है। अफ्रीकी देश, खास तौर पर वेस्ट अफ्रीका देशों में कॉन्फ्लिक्ट पिछले कुछ बरसों में बढ़े हैं, पर इस तरह 2 अलग विचारधारा वाले संगठन ने साथ मिलकर हमला पहली बार यहाँ पर किया है। इसलिए चिंता जताई जा रही है कि माली में ये हमलों की शुरुआत मात्र हो सकती है, क्योंकि रक्षा मंत्री की हत्या कोई छोटी बात नहीं है। जब आतंकियों के पास रक्षा मंत्री की लोकेशन और जानकारी आ सकती है, तो बाकी नेताओं की भी जानकारी आ ही सकती है आसानी से। जानकार कह रहे हैं कि मौजूदा हमला इस बात की अलामत है कि भविष्य में माली एक नई जंग में दाखिल हो सकता है, एक नई डेडली वॉर में, जहां विद्रोही और आतंकी संगठन साथ में मिलकर लड़ेंगे। 2020 और 2021 में मिलिट्री कू का शिकार हुआ माली कमज़ोर है। इन्हीं आतंकियों से रक्षा के लिए फ्रांस के सैनिक यहाँ पे तैनात किए गए थे, लेकिन मिलिट्री कू के बाद वैगनर और फिर बाद में रूसी सेना के कमांडो यहाँ पर तैनात किए गए थे। पर अब खबर है कि रूसी सैनिक भी माली से वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। रूसी सैनिकों की कुछ टुकड़ियाँ वापस जा चुकी हैं, और ख़बर तो यहाँ तक है कि 25 अप्रैल के हमले में रूसी सैनिकों ने कई जगह पर हथियार भी डाल दिए हैं। तो क्या माली में एक नई जंग की पटकथा लिखी जा रही है, एक नई जंग शुरू हो रही है? रक्षा मंत्री की हत्या के बाद वहां क्या हो रहा है और माली की असली समस्या क्या है? आज के शो में इन्हीं बिंदुओं पर बात होगी। नमस्कार, स्वीकार कीजिए साजिद का। आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। वेस्ट अफ्रीका का देश है माली। ये एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी समंदर से इसकी सीमा नहीं लगती। कुल 7 देशों से इसकी सीमाएं लगती है। 25 अप्रैल की सुबह जब वहाँ के लोग रोज़ की तरह उठ रहे थे, तब किसी को अंदाज़ा नहीं था कि कुछ घंटों में देश का पूरा पावर स्ट्रक्चर हिलने वाला है। सुबह का समय था, करीब 6 बज रहे थे। राजधानी बमाको के पास एक शहर है काटी। ये माली की सेना का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। यहाँ सिर्फ सैनिक तैनात नहीं रहते, यहाँ देश के सबसे ताकतवर लोग रहते हैं। वहाँ अचानक 2 ज़ोरदार धमाके होते हैं सुबह 6 बजे। इसके बाद लगातार गोलियों की आवाज़ आने लगती है। सड़कों पर सेना नज़र आती है, रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, और कुछ ही मिनटों में ये साफ़ हो जाता है कि कोई छोटा हमला नहीं है। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत थी। उसी समय जब काटी शहर में धमाके हो रहे थे, ठीक उसी समय माली के दूसरे शहरों में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। बमाको के अलग अलग हिस्सों में एयरपोर्ट के पास, सेना के ठिकानों के आसपास गोलियां चल रही थी। उत्तर में गाँव, किदाल और सेवारे जैसे शहरों में भी भारी गोलाबारी की खबर आने लगती है। ये कोई अलग अलग घटनाएं नहीं थी, ये एक कोऑर्डिनेटेड अटैक था, यानी पहले से प्लान किया गया, टाइमिंग के साथ एग्जीक्यूट किया गया ऑपरेशन। इसका मतलब था कि हमलावरों के पास सिर्फ हथियार अकेले नहीं थे, बल्कि उनके पास जानकारी भी थी, प्लानिंग भी थी और नेटवर्क भी था। और सबसे बड़ी बात, उनके पास इतना भरोसा था कि वो एक ही समय में इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि हमलावरों ने रक्षा मंत्री के घर पर सुसाइड कार बॉम्ब से हमला किया था। यानी एक गाड़ी जिसमें विस्फोटक भरे हुए थे सीधे उनके घर तक पहुंचती है और फिर एक ज़ोरदार धमाका होता है। इसके बाद गोलाबारी शुरू हो जाती है। वहाँ पर भी सिर्फ सवाल उठता है कि काटी जैसे सेंसिटिव इलाके में जहाँ हर तरफ सेना है, हर आने वाले पर नज़र रखी जाती है, वहाँ तक एक सुसाइड कार कैसे पहुँची। इसका मतलब सिर्फ यही हो सकता है, या तो सिक्योरिटी में बहुत बड़ा झोल था या फिर अंदर से जानकारी लीक की गई थी। हमले में सिर्फ सादियों कामारा ही नहीं मारे गए, रक्षा मंत्री अकेले नहीं मारे गए। जैसा हमने बताया कि उनके परिवार के लोग भी मारे गए, जिसमें उनकी दूसरी पत्नी और उनके 2 पोते भी शामिल थे। इसका मतलब ये था कि हमला सिर्फ एक पॉलिटिकल असैसिनेशन नहीं था, बल्कि एक ऐसा वार था इसका मकसद सिर्फ एक व्यक्ति को हटाना नहीं, बल्कि एक मैसेज देना था। मैसेज ये कि माली की सरकार अब सुरक्षित नहीं है। अब इसी दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में जो खबरें आ रही हैं वो और भी ज़्यादा डराने वाली हैं। किदाल जो माली के उत्तर में मौजूद एक बेहद अहम शहर है, 2 दिन तक वहाँ पर हमले हुए। मतलब 26 अप्रैल के बाद भी वहाँ 2 दिन तक लगातार हमले होते रहे। अब सवाल आता है कि सब किसने किया। शुरुआती घंटों में इसका कोई जवाब नहीं था। सरकार ने इसे एक आतंकी हमला कहा, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें साफ होने लगी। 2 संगठनों ने अलग अलग बयान जारी कर इन हमलों की जिम्मेदारी ली। कौन से हैं वो 2 संगठन? जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुस्लिमीन और अजावद लिबरेशन फ्रंट, एक जिहादी संगठन जिसका मकसद पूरे क्षेत्र में अपने हिसाब से इस्लामिक शासन स्थापित करना है, और दूसरी तरफ तुआरेग विद्रोही, इनकी लड़ाई अपनी ज़मीन, अपनी पहचान और अपने अलग अलग इलाके के लिए है। वो अपने इलाके को अलग वहाँ से करना चाहते हैं, उनकी मुख्य तौर पे ये मांग है। तो दोनों संगठनों के रास्ते अलग हैं, सोच अलग हैं, लेकिन दुश्मन एक है, माली की सरकार। अब ये समझना ज़रूरी है कि ये गठबंधन कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं कि आइए मिलकर हमला करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि पिछले साल ही 2025 से ही इन दोनों संगठनों के बीच बातचीत शुरू हो गई थी। शुरुआत में ये सिर्फ टैक्टिकल कोऑर्डिनेशन था, यानी जहाँ जहाँ दोनों की मौजूदगी रहेगी, दोनों संगठनों की मौजूदगी रहेगी, वहाँ एक दूसरे के खिलाफ सीधे टकराव से बचा जाएगा। ये बात पक्की हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ये समझ भी बनी कि अगर दोनों साथ आए तो सरकार के खिलाफ कहीं बड़ा असर पैदा किया जा सकता है, उसे डंट किया जा सकता है। नुसरत अल इस्लाम जो अलकायदा का ही एक संगठन है, उसके पास लड़ाई का अनुभव था, सालों की लड़ाई, लॉजिस्टिक हथियारों का नेटवर्क था। दूसरी तरफ जो तुआरेग विद्रोही है, उनके पास ज़मीन की समझ थी कि कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, कौन सा इलाका किसके कंट्रोल में है, किस शहर का क्या महत्व है। जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है जो किसी भी ट्रेडिशनल आर्मी के लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है। अब ज़रा सोचिए कि अगर आपको पूरे देश में से एक साथ हमला करना है तो उसके लिए क्या चाहिए होगा। सबसे पहले जानकारी होती है कि कहाँ कहाँ सेना के ठिकाने हैं, किस समय कौन सा रास्ता खुला रहता है, किस शहर में कितनी सिक्योरिटी है। ये सब बिना अंदर की जानकारी के पॉसिबल नहीं है, ऐसा जानकार कह रहे हैं। यानी महीनों तक या तो सर्विलांस किया गया है या फिर उन्हें इनपुट्स मिल रहे थे अंदर से ही। इसके बाद आता है लॉजिस्टिक्स। एक शहर में हमला करना एक अलग बात है, लेकिन बमाको, काटी, गाँव, किदाल, सेवारे, इतने सारे अलग अलग लोकेशंस पर, शहर पर एक ही समय में हमला करना, ये पक्की बात है कि बिना प्लानिंग के ऐसा हमला नहीं हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि इस हमले के बाद विद्रोही किदाल शहर के अंदर तक घुस गए थे और उन्होंने वहाँ की कुछ अहम ठिकानों पर कब्जा करने का दावा भी किया है। यहाँ तक कि कुछ वीडियो भी सामने आए हैं जिनमें हथियारबंद लोग सरकारी इमारतों के अंदर नज़र आ रहे थे। हालांकि इन दावों की पूरी तरह पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतना साफ है कि वहाँ पर लड़ाई बहुत तीव्र थी, बहुत एग्रेसिव थी। ये पूरा ऑपरेशन सिर्फ हमला करने के लिए नहीं था, बल्कि टेरिटरी गेन के लिए भी किया गया था, क्योंकि जैसा हमने बताया कि कई जगह से खबरें आ रही हैं कि कब्जाई गई हैं कुछ इमारतें और कुछ इलाका। यानी जहाँ जहाँ मौका मिले वहाँ वहाँ अपनी पकड़ मजबूत करो। एक तुआरेग कमांडर ने तो ये तक कह दिया अफ्रीकी मीडिया में कि उनका अगला लक्ष्य गाँव शहर होगा और उसको पूरी तरह उसे कंट्रोल करना होगा, क्योंकि अगर ये ऐसा हो गया तो उसके बाद टिम्बकटू तक का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। पर एक सवाल आता है, अफ्रीकी देशों में और ख़ास तौर पर वेस्ट अफ्रीका के देशों में इतनी अस्थिरता क्यों है? क्यों यहाँ से हमलों की इतनी खबरें आती रहती हैं? जब यूरोपीय ताकतें यहाँ आई, ख़ास तौर पर फ्रांस,
तो उन्होंने नक्शे को अपने हिसाब से बांट दिया और लाइनें खींच दी और सीमाएं बना दी। उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन सी जाति, कौन सा कबीला कहाँ रहता है। नतीजा ये हुआ कि एक ही देश में कई दुश्मन जो समुदाय थे उनको साथ साथ रहना पड़ा, और कई एक ही समुदाय अलग अलग देशों में बट गए सीमाएं, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से कागज़ में खींच दी थी। इसलिए अंदरूनी टकराव बढ़ा, जो आज भी ख़त्म नहीं हुआ है। फिर जब इन देशों को आज़ादी मिली तो मजबूत संस्थाएं बन ही नहीं पाई। बार बार सैन्य तख्ता पलट होते रहे, नेताओं ने सत्ता को पकड़ कर रखा और जनता तक विकास पहुंचा ही नहीं। उदाहरण के लिए माली और बुर्किना फासो में पिछले कुछ सालों में कई बार सरकारें बदली हैं। अब सरकार खुद स्थिर नहीं होती तो वो सुरक्षा कैसे देंगी। फिर एक बड़ी समस्या आतंकवाद का पनपना भी है। यहाँ पर अल-कायदा और आईसिस जैसी ग्रुप सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, लेकिन ये लोग अचानक यहाँ पे नहीं आ गए। उन्होंने स्थानीय समस्याओं का यहाँ पे फ़ायदा उठाया, गरीबी का फ़ायदा उठाया। जहाँ सरकारें नहीं पहुँची वहाँ ये संगठन, ये आतंकवादी पहुँचे, लोगों को सुरक्षा देने का झांसा दिया, उनको पैसे दिए और धीरे धीरे अपनी विचारधारा उन पर थोप दी। ये सब समस्या वेस्ट अफ्रीका में थी। पूरे वेस्ट अफ्रीका में लगभग यही समस्या थी, पर माली में 2020 में हुए कू ने तख्ता पलटने इस समस्या को मज़ीद और बढ़ा ही दिया। दरअसल जून 2020 में यहाँ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे सरकार के खिलाफ। 18 अगस्त 2020 को सेना ने तख्ता पलट कर दिया वहाँ पे, और राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ ही घंटे में राष्ट्रपति ने फिर इस्तीफ़ा भी दे दिया। इस कू का नेतृत्व कर रहे थे कर्नल असीमी गोइता, जो उस वक्त स्पेशल फोर्सेस में कर्नल थे। कू के बाद सेना ने नेशनल कमेटी फॉर द सॉल्वेशन ऑफ द पीपल नाम का एक सैन्य निकाय बनाया और वादा किया कि देश को स्थिर करके लोकतंत्र वापस लाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण एक ट्रांजिशनल मॉडल तैयार हुआ, लेकिन असली ताकत सेना के ही पास थी। मई 2021 में जब स्थिति फिर पलटी, जब असीमी गोइता ने आरोप लगाया कि ट्रांजिशनल जो गवर्नमेंट बनाई गई है वो सेना की सुन ही नहीं रही है, सेना को किनारे कर रही है, फिर अपनी ही बनाई हुई सरकार का तख्ता पलट किया गया। असीमी गोइता ने ऐसा किया, यानी दोबारा कू हुआ। इसके बाद जो फ्रांस की सेना थी यहाँ से निकाली गई। फ्रांस की सेना असल में 2012 से यहाँ पे तैनात थी। आतंकवाद से लड़ने के लिए इन्हें लगाया गया था। बदले में फ्रांस जो था वो माली के रिसोर्सेस पर कब्जे किए हुआ था। कू के बाद माली की जनता में भी एंटी फ्रांस भावना बढ़ने लगी। आरोप लगे कि फ्रांस जो है वो आतंकवाद ख़त्म करने में नाकाम रहा है और संसाधनों को कब्जा रहा है माली के। नतीजा ये हुआ कि 2022 तक फ्रांस ने अपने सैनिक माली से पूरी तरह वापस बुला लिए। इसी खाली जगह को भरने के लिए माली ने रूस की तरफ रुख किया और पहले वैगनर ग्रुप को बुलाया, लेकिन जून 2023 में इस गुट के जो मुखिया थे येवगेनी प्रिगोजिन, उन्होंने पुतिन के खिलाफ ही विद्रोह बोल दिया। अब इस कांड के बाद वैगनर ग्रुप था वो माली से धीरे धीरे वापस होने लगा। उसके बाद जनरल कोइती ने सीधे पुतिन से मदद मांगी, उनको फ़ोन किया और बोला कि रूसी सेना को माली में आप भेजिए ताकि आतंकवाद से लड़ा जाए। पुतिन इसके लिए तैयार हो गए, पर अब रूस की ये सेनाएं भी माली से वापस हो रही हैं। शो रिकॉर्ड करने से कुछ देर पहले ही इस बात की पुष्टि हुई है कि दाल शहर में जो लड़ाई हुई थी उसमें रूसी सैनिकों की टुकड़ियों ने हथियार डाल दिए हैं और समझौता कर लिया है कि वो माली से वापस जाएंगे। ये सिर्फ किदाल शहर की खबर है, बाकी शहरों की जानकारी अभी तक नहीं आ पाई है। पर रूस का माली से निकलना एक बड़ी खबर है, क्योंकि ये माली की सरकार के आदेश पर नहीं बल्कि आतंकी संगठनों के दबाव पर हो रहा है। रूसी का माली में कमज़ोर पड़ने की एक वजह यूक्रेन वॉर भी है। पुतिन अपने ज़्यादातर जो रिसोर्स हैं वही खर्च कर रहे हैं यूक्रेन वॉर में। प्रिगोजिन की मौत के बाद वैगनर ग्रुप भी कमज़ोर पड़ गया है, वरना उसके लड़ाके ही माली में तैनात कर दिए जाते, लेकिन अब वो ग्रुप है नहीं उस रूप में जिस रूप में वो हुआ करता था प्रिगोजिन के वक्त। लेकिन जो नहीं हुआ है उसकी बात क्यों ही करना। 27 अप्रैल को हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची 3 देशों का दौरा करने पर निकले हुए हैं, रूस, ओमान और पाकिस्तान। ईरान पर ब्लॉकेट लगा हुआ है। अमेरिका उसे समंदर के रास्ते से व्यापार नहीं करने दे रहा है। ईरान कह रहा है कि ब्लॉकेट नहीं हटाओगे तो बात नहीं करूँगा। ट्रंप भी ब्लॉकेट हटाने को राज़ी नहीं है, पर कम से कम दोनों पार्टी एक दूसरे पर हमले तो नहीं कर रही हैं। जंग थोड़ी शांत होती दिख रही है। क्या मिडिल ईस्ट में शांति की ये शुरुआत है एक परमानेंट सॉल्यूशन की? ये वक्त बताएगा, लेकिन वेस्ट अफ्रीका के लिए हालात मुश्किल से भरे दिख रहे हैं।
एक आतंकी संगठन और एक अलगाववादी संगठन ने दोस्ती की है। अपने मूल्यों को, अपने लक्ष्यों को किनारे रखते हुए एक ऐसा फैसला लिया गया है। ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है और ऊपर से रूसी सैनिक जो माली की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं वो भी अब वापस हो रहे हैं। यानी माली और वेस्ट अफ्रीका के लिए एक संकट से भरा समय है। इसी नोट पर आज का ये शो ख़त्म करते हैं। खबरगांव पर इससे जुड़ी और जानकारी आपको मिलती रहेगी। इसे रिकॉर्ड किया था मेरे साथी तौफीक ने। मेरा नाम है साजिद। देखते रहिए खबरगांव।